नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासों में हम लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभावों का सामना और महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित भारत में बनी प्रमुख नीतियों, आयोगों और विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज इसी क्लास को जारी रखते हुए भारत में बनी प्रमुख समितियों की सिफारिशों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना और महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित विभिन्न कमेटियां और उनकी जो रिपोर्ट्स है उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी को आज की लेसन में भी जारी रखते हुए कुछ प्रमुख कमेटियां हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं महिलाओं की स्थिति पर गठित 1971 की समिति, जिसको समानता की ओर शिक्षा नाम दिया गया था। इस समिति का कहना है कि देश में जो आर्थिक और सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों ने महिलाओं के सुधार से जुड़ी हुई नई चुनौतियां और समस्याओं को भी पेश किया है। भारत सरकार को इस कारण महिलाओं के अधिकार और जो हैसियत है उनसे जुड़े हुए प्रश्नों की विस्तृत पड़ताल की आवश्यकता महसूस हुई, जो सामाजिक नीतियों, विशेषकर शिक्षा संबंधित नीतियों में सहायक दिशा निर्देश दे सके। इसी उद्देश्य के साथ शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सितंबर की 22 तारीख 1971 को इस समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसको नाम दिया टुवार्ड्स इक्वेलिटी, यानी समानता की ओर शीर्षक से 1974 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस समिति ने मोटे मोटे तौर पर जो सिफारिशें और आयाम प्रस्तुत किए थे उनके उद्देश्य थे महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा और रोजगार पर संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक जो प्रावधान है उनका क्या असर या प्रभाव हुआ, इसकी जांच पड़ताल करना। साथ ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2 दशकों में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में इन प्रावधानों की प्रभाविकता को आंकना, जिससे कि और अधिक प्रभावी कार्यक्रम और योजनाएं सुझाई जा सके। साथ ही महिलाओं की स्थिति को बदलते हुए सामाजिक जो प्रतिरूप है उसके संदर्भ में देखना और कानून, शिक्षा, रोजगार, जनसंख्या की जो नीतियां हैं आदि के क्षेत्र में उन कारकों को निर्धारित कर पहचान करना जो इन क्षेत्रों में महिलाओं की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं और इन कारकों के निवारण हेतु उपयुक्त सुझाव है वो भी सुझाना, जिससे कि महिलाएं राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी उपयुक्त और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और समिति ने महिलाओं की शिक्षा और समाज में व्याप्त जेंडर आधारित भेदभावों पर विस्तृत चर्चा की और उपयुक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की जो है सिफारिशें भी की हैं। जैसे कि समिति की जो रिपोर्ट्स है उसके एक अध्याय है, अध्याय 6, उसमें शिक्षा पर चर्चा करते हुए शैक्षिक विकास संबंधी जो सिफारिशें हैं उनकी बात करता है। इन सिफारिशों को मोटे तौर पर हम 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो औपचारिक व्यवस्था संबंधी सिफारिश है और दूसरा अनौपचारिक व्यवस्था संबंधी सिफारिश है। ये क्या क्या थी? तो औपचारिक शिक्षा संबंधी जो व्यवस्था है उसके तहत जिन मुद्दों पर जो सिफारिशें समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है उनमें मुख्य रूप से जो सहशिक्षा का विकास यानी को एजुकेशन का डेवलपमेंट, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक समान पाठ्यचर्या का सुझाव समिति ने दिया था। साथ ही विद्यालय पूर्व की जो शिक्षा की बात है वो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण और मिडिल स्कूल से लिंग शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन देने की बात की गई। और अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित क्या क्या सुझाव दिए थे। तो
अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की सामाजिक प्रभाविकता को बढ़ाने की बात पुरजोर तरीके से की गई है, जो कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। इसके तहत उन महिलाओं की शिक्षा को महत्व देने की भी बात की गई है जो अपनी उम्र, सामाजिक जिम्मेदारियों और साक्षरता की कमी के कारण औपचारिक व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाई हैं। साथ ही जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी समस्याओं, जिनमें मुख्य रूप से रोजगार और पारिश्रमिक दिए जाने की समस्या है, उसके तहत होने वाला जो भेदभाव है उसको भी शामिल किया है। तो मोटे तौर पर इन सभी मुद्दों पर समिति ने जो 1971 में गठित की गई थी, 1974 में अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें भारत सरकार को सौंप दी। देखते हैं दूसरी एक महत्वपूर्ण और समिति है लड़कियों की शिक्षा, समान स्कूल व्यवस्था और विशेष बच्चों के लिए, विशिष्ट जो बच्चे हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा से संबंधित ये कमेटी 2004 में गठित की गई और 5 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस जो समिति है उसके अध्यक्ष असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता तरुण गोगोई थे, और उनके साथ ही एनसीईआरटी के जो निदेशक थे उस समय के प्रोफेसर कृष्ण कुमार, वो इस समिति के सचिव सदस्य थे। कुल मिलाकर 15 सदस्यों की यह समिति थी, और इस समिति ने जिन मुद्दों पर काम किया उनमें एक मुद्दा लड़कियों की शिक्षा भी मुख्य रूप से रहा। इस समिति का एक उद्देश्य लिंग आधारित जो भेदभाव है उसको कम करने वाली जो विशेष नीतियां और तात्कालिक जो प्रावधान है उनका परीक्षण करना, और शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देना था। लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, वो इस प्रकार से है कि महिलाओं को दी जाने वाली जो शिक्षा है उसके प्रति अपनाए जाने वाले जो यांत्रिक दृष्टिकोण है उसका जोरदार तरीके से विरोध करने की जरूरत है, और जिसके तहत यह समझा जाता है कि जन्म दर को नियंत्रित करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सेवाओं में होने वाले जो खर्च है तथा गिरती हुई जो शिशु मृत्यु दर है आदि के लिए ही महिलाओं को शिक्षित करने की ज़रूरत है। साथ ही इस तरह के जो दृष्टिकोण हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से लड़कियों को दी जाने वाली जो शिक्षा है उसके स्तर और उसके प्रकार पर असर पड़ रहा है, और आज भी लड़कियों की जो शिक्षा है वो जेंडर आधारित जो रूढ़िवादिता है, जिसे हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, उससे ग्रसित है। अभी भी जो लड़कियों की शिक्षा है उसके संदर्भ में उनके प्रदर्शन और शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी अर्थवान भागीदारी से ज़्यादा जोर उनकी साक्षरता और जो अनौपचारिक शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं जो हमारे देश में औसत दर्जे के हैं, साथ ही जो स्कूलों में उनका नामांकन है उस तक ही वास्तव में सीमित है। तो समिति ने कहा कि ये जरूरी है कि लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसको केवल उनके नामांकन और स्कूलों में रोक पाने, अर्थात उनका रजिस्ट्रेशन और रिटेंशन तक ही सीमित करके ना देखा जाए, बल्कि जो सभी विषय है और सभी स्तर है उन पर भी इनकी उपलब्धियों और प्रदर्शन को देखा जाए और भली प्रकार से जांचा जाए। साथ ही इस बात को समझने की भी सख्त ज़रूरत है कि जो लड़कियों के लिए शिक्षा को प्रारंभिक स्तर से ऊपर भी सुनिश्चित किया जाए और इसे समर्थन दिया जाए, अर्थात जो लड़कियां हैं उनका नामांकन से लेकर 8वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते उनका जो प्रतिशत है वो 90% तक घट जाता है। तो इसको प्रारंभिक स्तर से ऊपर ले जाना सुनिश्चित किया जाए, ऐसी सिफारिश कमेटी ने की है। साथ ही समिति ने यह भी महसूस किया कि सभी को एक हद तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की जो संवैधानिक प्रतिबद्धता है उस पर जोर दिए जाने की ज़रूरत है, और इस तरह
जो लड़कियों की शिक्षा है उसके लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण नियमित स्कूलिंग, यानी जिसे हम रेगुलर स्कूलिंग कहते हैं, उसके स्थान पर कुछ वैकल्पिक स्कूलिंग के किसी भी तरह के विकल्प को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यानी लड़कियों के लिए जो वैकल्पिक स्कूलिंग की व्यवस्था है उसका समिति ने विरोध किया और केवल और मात्र जो नियमित या रेगुलर स्कूलिंग है उन्हीं के माध्यम से बच्चियों को या लड़कियों को शिक्षा दी जाए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम लेके आती है जिनके माध्यम से वे लड़के और लड़कियों साथ ही महिलाओं के जो सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, उनमें भी कुछ योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख इस योजना में इस समिति ने किया है। इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण 2 समितियां महिलाओं की स्थिति पर गठित 1971 की समिति जिसने 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, साथ ही असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की अध्यक्षता में लड़कियों की शिक्षा, समान स्कूल व्यवस्था और विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के बारे में जो समिति बनाई गई थी, उस समिति की जो सिफारिशें थी उनके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा से संबंधित भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम कौन कौन से हैं, उनकी क्रियान्वित, उनके विकास और उसका धरातल पर हुआ प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू।